हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आपके सामने मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2020 के लिए गणित की। तो साथियों, आपका ये भाग 4 है। इससे पहले 3 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। और साथियों, अगर आपने वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने और अधिक साथियों के साथ शेयर कर देना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सचिन कुमार पांडे और आप देख रहे हैं स्टडी विद सचिन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, एडगर डेल के अनुभव के शंकु में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नीचे यानी आधार पर होता है। तो दोस्तों, यहाँ आपका जो आंसर होगा वह आपका विकल्प आ सही है, क्षेत्र भ्रमण। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। एनएफसी 2005 में सर्वाधिक बल दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ आपके अगर हम विकल्प पढ़ें, पहला विकल्प है तेजी से गणना करने पर, दूसरा विकल्प है कठिन सवालों को हल करने पर, तीसरा विकल्प है अवधारणाओं को रटवाने पर और चौथा विकल्प है ज्ञान की संरचना पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एनएफसी 2005 की अगर बात की जाए तो पहले तो मैं आपको बता दूं, एनएफसी का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपकी 2005 की जो एनएफसी है उसमें जो गणित विषय के लिए जो बहुत ज़्यादा बल दिया गया है वो आपका विकल्प डी यहाँ पे सही है, ज्ञान की संरचना पर। यानी कि हम ज्ञान की संरचना करेंगे अपने स्टूडेंट्स में। तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है। देखिए दोस्तों, मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल होता है वह आपका अनुपात वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। साथियों, देखते हैं हमारे प्रश्न 4 को, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो साथियों, आपका गणित शिक्षण में मूल्यांकन हमेशा ही आप अपने जो उद्देश्य हैं उनका स्पष्टीकरण कर दें, उसके बाद अधिगम अनुभव प्रदान कर दें, तब हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका विकल्प जो सी है वह एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न 5 को। शिक्षा में नवाचार संबंधित है, ये आपका शिक्षण में नवीन प्रयोगों से, ये विकल्प आपका बा जो है वो एकदम करेक्ट है। शिक्षण में नवीन प्रयोगों को ही नवाचार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न 6 को। कक्षा में छोटे समूह को उसी समूह का एक छात्र शिक्षक गणित पढ़ा रहा है, शिक्षण की यह विधि कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, आपने भी अपनी क्लास में यहाँ पे माइक्रो टीचिंग की होगी, तो यह एकदम जो आपकी विधि है, जो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें यही बात कही जा रही है कि जब भी आप अपने सारे साथियों को एक टीचर बनकर पढ़ाते हैं अपने क्लासरूम में, तो वो आपकी माइक्रो टीचिंग कहलाती है। तो साथियों, हम इसको क्या कहेंगे, आपका डी विकल्प एकदम करेक्ट है, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगले प्रश्न 7 को। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, लिखित कार्य का पूरक कार्य है। तो देखिए दोस्तों, लिखित कार्य का पूरक कार्य यहाँ पे हमेशा ही आपका जो होगा वो गृह कार्य होगा। क्या? गृह कार्य। ये आपका लिखित कार्य का पूरक कार्य बोला जाता है। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न 8 को। यहाँ आपको आकृति में ए, बी और सी डी समांतर दी गई हैं और सी डी और ई एफ समांतर दी गई हैं। तो अगर हम दोनों ही थ्योरम को देखें तो इससे हमें पता चलता है कि ये तीनों ही रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, एंगल ए बी सी 30 अंश दिया गया है और बी सी ई आपको 10 अंश दिया गया है। यहाँ पे सी ई एफ यानी इस वाले कोण की आपको माप ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं हमारे सवाल को सॉल्व। तो देखिए साथियों, यहाँ अगर हम इस प्रकार दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो आपके वो ये वाले एंगल आपस में हमेशा ही बराबर होते हैं, एक ये और एक ये, और यही एंगल आपका यहाँ इस वाली के बराबर होता है। तो आप देखेंगे ये 30 आपका किसके बराबर होगा, यहाँ पे इसके बराबर होगा आपका 30 अंश। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपकी बी और सी ये वाली पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है जिसमें से आपका इतना एंगल आपको पता है 30 अंश। तो बचा हुआ जो यहाँ पे एंगल आएगा, जो बचा हुआ कोण यहाँ आएगा, ये डॉटेड लाइन के साथ ये एच वाले पॉइंट पे ये आपका 180 में से घट के आएगा। तो ये कितना निकल के आएगा आपका 150 अंश। ठीक है दोस्तों, अब एक थ्योरम होती है, आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एक थ्योरम होती है, जब भी कोई ट्रायंगल इस प्रकार बना हो, ठीक है, जब भी कोई ट्रायंगल इस प्रकार बना हो तो अंदर के अंतः कोणों का योग, जो आपके दो अंतः कोणों का योग होता है, वो तीसरे कोण के बाहरी कोण के बराबर होता है। यानी आपका जो एंगल पूछा गया है यहाँ पर ये वाला, तो ये इस 10 के और यहाँ पे 50 के योग के बराबर होगा। 10 और 150, सॉरी 150 है वहां पे, तो 150 के योग के बराबर होगा। तो कितना होगा, 150 और 10 आपका हो गया 160, इन दोनों के योग के बराबर होगा आपका। तो ये आपका 160 अंश निकल के आएगा, जो एंगल हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, विकल्प ए आपका सही है। अब चलिए देखते हैं हमारे अगले सवाल को। अब आपसे अगले सवाल में यहाँ पूछा जा रहा है,
आकृति में ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, ठीक है भाई, जो परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं, ये भी मान लिया भाई। अब एंगल 1 की आपको इस वाले एंगल की वैल्यू दी गई है 70 अंश, और आपको ओ ई दिया गया है, ये जो है ना ओ ई, ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन जो दी गई है, ये आपको बताया गया है कि इस एंगल की यानी कि इन वाले कोण की समद्विभाजक है, यानी कि इसको बराबर दो हिस्सों में बांटती है। आप देखिए दोस्तों, चूंकि अगर हम बात करें एक लाइन ए बी की, अब यहाँ आपको कलर चेंज करके मैं बता रहा हूँ, अगर हम इस लाइन की बात करें, इस पूरी ही लाइन की अगर बात करें तो ये 180 अंश की होगी। आपको पता है एक ऋजु रेखा यानी एक स्ट्रेट लाइन पूरी 180 अंश की होती है। अब अगर 180 अंश में से ये वाला कोण जो ए है आपका, ये 70 है, तो बचा हुआ पूरा कोण ये कितना होगा? सिंपल सी बात है, 180 की पूरी है तो बचा हुआ कोण आपका 110 का हो गया। और आपको पता है कि ये दोनों कोण, अब हम देखें यहाँ पे कि ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे को, अब देखिए दूसरा कलर करके आपको मैं बताता हूँ, येलो कलर से देखते हैं। ये जो लाइन है ये इनको समद्विभाजित कर रही है, तो इतना कोण बचेगा क्या? 110 का आधा बचेगा, ये आधे ही आधे होंगे दोनों। तो जो हमसे एंगल इसमें पूछा गया है वो 110 का आधा होगा, ठीक है दोस्तों, यानी आपका 55 अंश होगा। कितना? 55 अंश। अब देखिए मिटा के मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए ये सिंपल सी, ये आपका जो पूरा निकला है 110 निकला है, तो आपका एंगल 2 पूछा गया है, केवल आधा पूछा गया है, तो आपका होगा यहाँ पे, ये आंसर मैंने निकाल के दिखाया 55 अंश, यानी विकल्प ए आपका सही है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले सवाल को। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 10, एक समलंब का क्षेत्रफल 336 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:7 और इनके बीच की लंबवत दूरी 14 सेंटीमीटर है, तब समांतर भुजाओं में छोटी भुजा है। तो ये आपसे छोटी भुजा पूछी गई यहाँ दोस्तों। आप पहले देख लीजिए दोस्तों, समलंब इस प्रकार आपका बनता है, रोम्बस बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होती है, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 14 दे दी गई है। एक भुजा आपकी 5x दी गई है, 5 और 7 के अनुपात में है ना, तो एक हमने 5x मानी, दूसरी 7x मानी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ पे अगर मैं इनको नाम दे दूं A, B, C और D, तो दोस्तों आपका जो क्षेत्रफल होता है वो आपका 1/2 और समांतर भुजाओं के योग के बराबर, यानी कि यहाँ देखिए समांतर कौन सी है? AB और CD, यानी कि आपका AB प्लस CD, ठीक है। और गुणा में आपका होता है हाइट, ऊंचाई, ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, यही आपकी हाइट होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपको 1/2 और यहाँ पे आपको AB और CD हमने यहाँ पे देखिए निकाला है, एक 5 है और एक 7x है, यानी आपकी टोटल हो गई 12x, और इनटू में आपका हो गया h। अब 2 से काटा तो ये तो 6 हो गया। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो h है ना, ये भी हमें 14 दी गई है, तो हम इसको भी लिखे ले रहे हैं। तो आपका हो गया क्षेत्रफल, आपका हो गया 6x × 14, ठीक है दोस्तों, 6x × 14x निकला है आपका यहाँ पे। बराबर में ये आपको देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया? 336 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपका आ गया 336। अब इसको हम काट लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम काटेंगे, देखिए पहले 14 से काटते हैं, तो 14 दूनी 28, बचा आपका 5 और 56 हो गया, और 14 चौकू 56, ये आपका आ गया 6x इक्वल आपका 24। तो x इक्वल कितना आ गया? 6 से काट देंगे, 6 एकम 6 और 6 चौके 24, x बराबर आपका आया 4, सॉरी यहाँ पे आपका x बराबर जो आया है वो आपका निकल गया है 4, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमसे छोटी भुजा पूछी गई थी, यहाँ हम देखें अगर तो छोटी भुजा आपकी 5x है, तो 5 × 4, x का मान 4 निकाल लिया, ये आपकी हो गई 20, यानी आपका जो उत्तर है वो विकल्प ए जो है वो सही है, 20 आपका यहाँ पे उत्तर सही होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं साथियों हमारे अगले सवाल 11 नंबर के सवाल को। एक तांबे के तार को वर्ग के आकार में मोड़ने पर वह 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक वर्ग है, एक वृत्त है। सिंपल समझना है आपको। तांबे का तार है जिसको हमने इस प्रकार वर्ग के रूप में मोड़ा, तो उसका जो क्षेत्रफल है, ये कवरिंग जो एरिया है ये आपका है 121 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए दिया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपसे कहा गया है कि इसी तार को हमें एक वृत्त के रूप में मोड़ना है। अब आप जब उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ेंगे, यहाँ समझने वाली बात ये है कि तार की लंबाई तो कम नहीं होगी ना, क्योंकि उसी तार को हम मोड़ रहे हैं, ठीक है। अब तार की लंबाई क्या है? देखिए इस पॉइंट से अगर हम यहाँ से चलें तो ये देखिए, कलर चेंज करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से चले, ये पूरी तार की लंबाई है,
और जो तार की लंबाई है वही क्या होगा, आपका वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है तो वही वर्ग की परिधि होगी, पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा। ठीक है, सारी चीजें एक ही होती हैं। परिधि बस आपका वृत्त में बोल दिया जाता है, परिमाप आपका इस प्रकार की जो चतुर्भुज त्रिभुज इनमें बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें क्षेत्रफल की वर्ग के, तो आपको दिया गया है 121 और वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा का वर्ग। यानी कि आपकी भुजा अगर हम देखें 121 कब आएगी, 11 गुणे 11 करने पर। अच्छा, इसको थोड़ा सिंपल समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा वर्ग यानी ए स्क्वायर, जो कि आपको दिया गया है 121। अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो क्या आएगा, 11, यानी हमें भुजा का मान मिल गया। अगर हमें भुजा का मान मिल गया और हमें क्या निकालना है, ये तार की लंबाई यानी वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप आपका होता है 4 इंटू भुजा 4a, तो आपका क्या हो गया 11 चौके 44। ठीक है, ये आपका हो गया परिमाप या तार की लंबाई कह लीजिए। अब इसी तार को मोड़कर हमने ये गोला बनाया है, क्या बनाया है, गोला यानी सर्कल। देखिए दोस्तों, ये आपका नॉर्मली लैंग्वेज में हम गोला कह के आपको बता रहे हैं, लेकिन गोला और सर्कल वृत्त दोनों चीजें अलग होती हैं। गोला आपकी 3D होती है इमेज, और जो आपका सर्कल होता है ये 2D होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो आपकी सर्कल की यानी वृत्त की परिधि होगी वो तो तार की लंबाई के बराबर होगी। यानी सिंपल सा आपको यहां देखना है कि आपका 2πr जो होगा वो तो 44 ही रहेगा, उसमें थोड़ी कोई कम हो जाएगा, वो तो तार की लंबाई है। अब देखिए दोस्तों, यहां से अगर हम r का मान निकालें तो ये क्या आएगा 44, और 2π नीचे आएगा तो हम पाई को पलट लेते हैं, 7/22 कर लेते हैं, और 2 को भी यहाँ पलट के नीचे लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका यहाँ पे 22 ये लिखा है, 22 से ये कट गया आपका। ठीक है, ये 22 लिखा हुआ है 22 दो बार में, और 2 से ये 2 कट गया, आपका r बराबर यहाँ पे निकल गया है 7। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या जा रहा था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या हमने निकाल ली, से क्षेत्रफल सिंपली पाई r स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 22/7 और r आपका है 7 निकल के आया, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। अब नीचे वाले 7 से ये स्क्वायर कट गया, आपका बचा 22 गुणा 7, यानी जो आपका होगा 7 दूनी 14, एक हासिल, 7 दूनी 14, एक 15, 154 आपका जो सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा वृत्त का क्षेत्रफल। यानी आपका विकल्प सी जो है एकदम सही है। अगर आपको सवाल समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे अगले सवाल को। यहाँ हमारा अगला सवाल जो है, इसमें देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लिखा हुआ है इसका सरलतम मान 2 की घात के रूप में आपको निकाल के लिखना है। इसको भी देखिए बड़े कायदे से हम देखेंगे। क्या करेंगे हम, ये 2 लिखा है, अब देखिए पहले वाले 2 को हम देख रहे हैं, इस वाले 2 को, इस 2 पे घात आपकी लगी है 9, बाकी आपकी जो ये अंडर रूट के ऊपर 6 लिखा है ना, इसका मतलब हुआ 1/6, और अंडर रूट के ऊपर जो 3 लिखा है यानी वो क्यूब रूट लिखा हुआ है, ये हो गया आपका 1/3। अब इस पूरे की घात आपकी लगी है 4। इसी प्रकार दूसरे वाले में करेंगे हम, 2 की घात 9, और जो ये होता है ना, देखिए दोस्तों, ये सिंपल इसको बोलते हैं 1/2, और यहाँ 3 लगाओ तो 1/3, 4 लगाओ तो 1/4, इस प्रकार लिखा जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे 2 की घात 9 तक हमने लिख लिया, तो ये आपका आ गया 1/3 और गुणा में 1/6, और फिर से पूरे की घात जो आपकी है वो है 4। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, ये नंबर नीचे हैं तो आपका 3 त्रिका 9 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखना क्या मैंने कर दिया यहाँ पे, ये देखिए 3 त्रिका 9 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए यहाँ हमारा बचा कितना, ये 2 बचा है और ऊपर घात 4 बची है, यहाँ भी 2 बचा है और ऊपर वाली घात 4 बची है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, ये लिखेंगे 2 की घात क्या बचा है यहाँ पे, 2 की घात 2, 1/2 बची है और ऊपर वाली घात 4। ठीक है, अब यहाँ बीच में क्या था सवाल में, गुणा, तो 2 की घात फिर से यहाँ पे 1/2 बची है और ऊपर वाली घात यहाँ पे 4 बची हुई है, तो ये आपका कट गया 2 बार में, जो घात थी वो आपकी 2 बार में यहाँ पे कट गई। ये ऐसे करके आप काट दीजिए। अब यहाँ पे आपकी 2 की घात 2 बची है और गुणा में 2 की घात 2 बची है। अब जब भी कोई नंबर बेस समान हो तो गुणा में हो नंबर, तो गुणा में घातें आपकी जुड़ जाती हैं, यानी 2 की घात 2 + 2, ये आपकी होगी 2 की घात 4। देखिए बड़ा ही सिंपल सवाल था, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। यानी कि अगर हम अपने सवाल की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो आपका विकल्प जो है डी वो एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 12वां क्वेश्चन था, इसका विकल्प डी एकदम करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं हमारे अगले सवाल को। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि वर्ग 130 से 150 का वर्ग चिन्ह होगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सरल है, आप दोनों को जोड़ेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा को।
130 और 150 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। यहाँ देखिए कितना आएगा, 280 आएगा, और 280 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 140 आ जाएगा। यही आपका आंसर हुआ 140। ठीक है, विकल्प सी आपका सही है। अब देखते हैं इस सवाल को। ये सवाल थोड़ा पेचीदा है लेकिन मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से समझा दूंगा। यहाँ सवाल पढ़ लेते हैं पहले हम। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला जाता है और 2 नए छात्र कक्षा में आते हैं जिनकी आयु का अंतर यहाँ पे 5 वर्ष आपको दिया गया है। ये देखिए, यदि कक्षा की नई औसत आयु तब भी 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से कम आयु वाले छात्र की आयु आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझिए कि देखिए, अगर हमने मान लिया कि किन्हीं 4 संख्याओं का औसत आपका यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला ये होता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ केवल कि किन्हीं 4 संख्याओं का, ठीक है, हमने ये 4 संख्याओं का औसत लिया है तो उन चारों का योग आपका होगा 4 गुणे 30। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। यानी औसत में अगर हम दिए गए टोटल नंबर से गुणा कर दें तो वो उनका सम निकल के आ जाता है, योग निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है? योग। अब देखिए दोस्तों, यही हमें यहाँ पे फॉलो करना है। बहुत ही सरल है, आप देखते रहेंगे, मैं आपको करके बताता रहूँगा कि 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 30 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, यानी योग कितना होगा उनका सबका आयु का, तो 15 गुणा 30 यानी 15 तिया 45, ये आपका हो गया 450। ठीक है, हमने गुणा करके लिख लिया है बस, और कुछ नहीं किया यहाँ पे। अब देखिए, इसमें से एक छात्र आपका चला गया 20 वर्ष आयु वाला, तो आपने घटा दी, टोटल आयु कितनी बची आपकी 430। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए आगे करते हैं अगली चीज को कि 2 नए छात्र आए। कितने नए छात्र आए? 2। अब आप बताइए कि एक चला गया था, 30 थे पहले, तो 29 रह गए होंगे। अब 2 नए आए तो 31 हो गए। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए, 2 नए छात्र आए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। ये हम बाद में देख लेंगे जब हम आंसर निकालेंगे कि आयु का अंतर 5 वर्ष हो रहा है या नहीं। पहले आप ट्रिक समझिए यहाँ पे कि 2 नए छात्र आए तो टोटल छात्र आपके 31 हो गए। देखिए, अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उनकी औसत आयु अभी भी 15 वर्ष ही है। अगर ये बदलती तब भी आप यही करते, और नहीं बदल रही है तब भी आप यही करेंगे। जो नए टोटल छात्र हैं उनमें इस औसत का गुणा करेंगे, तो हम करेंगे 31 में 15 का गुणा। देखिए, 15 एकम 15 और 15 तिया 45 में 1 जोड़ेंगे तो 46, ये हो गया 465। अब देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, बस ये देखिए कि ये जो हमारी पहले औसत आयु थी एक छात्र के जाने के बाद, 2 छात्र के आने के बाद औसत आयु इतनी है। दोनों की अगर हम कंपेयर करें तो देखिए कितनी औसत आयु बढ़ी है इन 2 छात्रों के आने से। कितनी बढ़ी है आपकी? ये 465 है, ये 430 है, तो 35 वर्ष बढ़ी है आपकी। कितनी बढ़ी है? 35 वर्ष। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 35 वर्ष आयु यहाँ पे आपकी बढ़ गई है। औसत आयु में टोटल, मतलब जो टोटल आयु है उसमें 35 वर्ष ज्यादा हो गए हैं 2 नए छात्रों के आने से। अब यही 35 वर्ष हमें बताएंगे कि वो 2 नए छात्र की आयु कितनी कितनी है। देखिए, दोनों की आयु का अंतर है 5 वर्ष। अगर हम देखें 35 को ऐसे तोड़ें, इस प्रकार से तोड़ें कि 2 ऐसी आयु हमें मिले जिनका योग 35 हो और उनका अंतर हो 5 वर्ष, तो आप सिंपल देखेंगे यहाँ पे 20 और कितना 15। यही 2 तो होंगे छात्र हमारे जिनकी आयु होगी, एक की आयु 20 होगी, एक की 15, तभी तो दोनों का योग 35 हो रहा है और दोनों का अंतर देखिए 5 हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ आपसे पूछी गई है कि कम आयु वाले, देखिए कम आयु वाले छात्र की आयु आपसे पूछी गई है, तो यहाँ जो आपका आंसर सही है, कम कितनी है 15, बी विकल्प आपका सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको बहुत ही कायदे में समझ में आया होगा। अगले सवाल में देखेंगे दोस्तों, यहाँ ताजे फलों में 72% और शुष्क फलों में 20% पानी है। अगर ताजे फल, अगर हम 100 ग्राम ताजे फल लें तो उनसे कितने किलोग्राम शुष्क फल यानी सूखे हुए फल आपसे प्राप्त करने की यहाँ पे इच्छा जताई गई। अब देखिए दोस्तों, हम इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 चीज समझेंगे। एक आपका यहाँ है फल, ठीक, आप पहले ये समझ लीजिए, इससे जुड़े सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। फल, यहाँ पे आप देखेंगे फल में होती है 2 चीज, एक होता है पानी और दूसरा होता है गूदा, पल्प जिसको कहते हैं ना, गूदा। ठीक है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में समझेंगे क्या होता है गूदा। अब देखिए दोस्तों, पानी और गूदा 2 चीज होती हैं फल में। ठीक, यहां तक आप समझ गए। अब हम आगे करते हैं इस सवाल को। ठीक, अब आगे करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज दी गई है हम उनसे निकालेंगे। और आप एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपको ताजे फल की परसेंटेज ताजे फल से कंपेयर करनी है, अगर नहीं, ये क्लियर है, ताजे फल की परसेंटेज ताजे फल से ही कंपेयर करनी है, और शुष्क फल की जो परसेंटेज है वो आपको शुष्क वाले से ही
कंपेयर करनी है, यानी सूखे हुए फल से। करते कैसे हैं देखिए, यहाँ आपसे बोला गया है कि एक ताजे फल में 72% पानी है। तो सिंपल देखिए, अगर पानी 72% है, यहाँ हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, पानी और गूदा, ठीक है। यहाँ आप पहले ताजे फल की बात करेंगे, हम ताजे लिखे रहे हैं, ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में। पानी आपका कितना हो गया, 72%। तो गूदा देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो अगर 72% पानी है तो सिंपल सी, बहुत ही सरल सी बात है कि 28% गूदा होगा उसमें। अब अगर हम शुष्क फल की बात करें तो यहाँ देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि शुष्क फल में 20% पानी है। जाहिर सी बात है, फल सूखा हुआ है तो उसमें पानी की मात्रा कम होगी और गूदा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 20% पानी है और आपको जो गूदे की मात्रा दी गई है तो वो आप निकालेंगे, दी तो गई नहीं है, तो टोटल 100% होता है कोई भी चीज़। अगर 20% पानी है तो 80% गूदा होगा भैया। यहाँ तक हमने अपना निकाल लिया। अब देखिए, हमें करना क्या है यहाँ पे कि आपको ये देखना है कि 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने शुष्क फल प्राप्त करने हैं आपको, ये आपको बताना है। तो आपको कंपेयर क्या करना है, यहाँ पर ताजे फल का कंपैरिजन करना है शुष्क फल से। आपको पूछा गया है शुष्क फल, तो ये दोनों चीजें आपकी होंगी कंपेयर यहाँ पे। तो भैया अब हमें यहाँ से बस इस शुष्क फल वाले गूदे को ताजे फल से कंपेयर करना है, क्योंकि हमें शुष्क फल निकालना है कितना गूदा होगा उसमें। तो देखिए, आपको करना क्या है, इस 80 को हमने किया 28 से कंपेयर, ठीक है, तुलना की, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों गूदा हैं। और आपको आगे जो लिखना है वो आपको हमेशा ही, अगर शुष्क पूछा जा रहा है तो शुष्क वाला ही लिखना है। अब ये हमें 100 किलोग्राम ताजे फल से निकालना है, तो एक एक नियम लगाइए, आपका 28 × 100 हो जाएगा और बटे में आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो आपकी कट गई, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, आपका कितना निकल के आया, 7 × 5, यानी कि आपका आ गया 35%, ठीक है दोस्तों। ये आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा, विकल्प ए 35%। अब देखते हैं साथियों हमारे अगले सवाल को, कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मार्टिन के पास कुछ मार्बल है। जानते हो मार्बल, बचपन में अगर नहीं खेले हो तो अच्छी बात है भाई, कंचे होते हैं मार्बल। उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। तो आप बताइए आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे। सिंपल सी बात है भाई, 14 खो दिए, 6 अभी भी बचे हुए हैं, तो टोटल 20 थे। ये तो आप कर ही लेंगे, बच्चों वाला सवाल है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 2 मीटर बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका 2 मीटर दिया गया है, विकल्प के हिसाब से आपको सही आंसर चूज करना है यहाँ पे। तो दोस्तों आपका देखिए, अगर हम बात करें मीटर वाले ये जो सीरीज होती है ये चलती कैसे है, तो सबसे ऊपर आपका होता है किलोमीटर, ठीक है, फिर हेक्टोमीटर, फिर आपका होता है डेका, फिर आपका होता है मीटर, फिर आपका होता है डेसी, ठीक है, फिर आपका होता है सेंटी, और उसके बाद आपका होता है मिली। अब देखिए हम मीटर से जा रहे हैं नीचे की तरफ। अगर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे डेका मीटर का ऊपर का दिया गया है, जो कि यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि अगर हम मीटर से ऊपर चलेंगे तो आपका आंसर पॉइंट में आना चाहिए, यानी जीरो नीचे बढ़ती हैं, भाग में जीरो बढ़ती हैं। अब यहाँ पर अगर हम मीटर से नीचे जा रहे हैं तब आपकी जीरो गुणा में बढ़ेंगी, यानी कि आपका 2 मीटर जो बराबर होगा, कि अगर हम मीटर से एक कदम नीचे आ रहे हैं तो 20 डेसीमीटर के बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमें विकल्प में मिल गया भाई, यानी विकल्प सी आपका सही है। सेंटी में अगर हम बात करें दोस्तों, तो मीटर से अगर हम सेंटीमीटर में आते हैं तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो आपका ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, ये 20 दिया गया है, जो कि गलत है। और मिली की बात करें तो मिली में आपकी 3 जीरो आती हैं, यानी 1000 से गुणा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, यानी सी विकल्प आपका मैंने पहले ही बता दिया है, वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं भैया। यहाँ पे अगले प्रश्न में आपसे गुणा करने के लिए सिंपल पूछा जा रहा है, और गुणा की मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि आप जल्दी गुणा कैसे कर सकते हैं। देखिए ऐसे लिखिए 26 और यहाँ लिखिए 91 और गुणा कर दीजिए, बिना 2 बार लिखे हुए, एक ही बार में करना है हमें। 6 एकम 6 क्रॉस गुणा करके अब हमें इन दोनों को जो भी आएगा उसको जोड़ना है आपस में। तो 2 एकम 2, 6 में 54, 54 2 56, आपका हाथ से लगेगा 5, ठीक है। अब इन दोनों का करना है 9 दूनी 18 और 5 23, तो 23 आपका ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कितने अंक बाद दशमलव है, 2 और 1 3, टोटल 3 अंक बाद दशमलव यहाँ हमारे आंसर में आएगा, इस जगह पे 2 के बाद। तो आपका आएगा 2.366। ये आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों।
अब देखेंगे हमारे अगले प्रश्न को। यहाँ आपसे इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप अंडर रूट 64 को क्या लिखेंगे, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 अट्ठे 64 यानी 8, माइनस और 64 का क्यूब रूट कितना होता है, घनमूल 4। तो 8 में से 4 गया, 4 बचा, यानी आपका जो विकल्प ए है वो सही है, ए विकल्प। ठीक है, अगले प्रश्न को दोस्तों देखते हैं, 20 नंबर के प्रश्न को। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 15 आदमी एक काम को 5 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है m1 इंटू d1 बराबर होता है m2 इंटू d2। अगर आपको सेम वर्क दिया जा रहा है, उतना ही काम, तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो m1 आपको दिया गया है 15 और गुणा में आपका है d1 यानी 5, और m2 आपको 3 दिया गया है और कितने दिन में करेंगे ये हमें d2 निकालना है। तो देखिए दोस्तों, 3 पचे 15 और ये आपका हो गया 5 पंचे 25, यानी आपका d2 निकल के आएगा 25 दिन। कितने दिन, 25 दिन। आपका विकल्प जो डी है वो करेक्ट है। ओके दोस्तों, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। 496 और 318 का योग आपको निकटतम सैकड़ा के मान के रूप में बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इन दोनों को जोड़ें, 496 और 318, 8 से 14, 1 हासिल, 9 और 1 10 और 1 11, फिर से 1 हासिल, 4 3 7 और 1 8, ये आपका आ गया 814। आपको निकटतम सैकड़े में बताना है। तो देखिए आपका इसके बाद जो सैकड़ा आएगा वो होगा 900 और इससे पहले जो सैकड़ा होगा वो आएगा 800। अब देखिए किसके ज्यादा पास है, यहीं से ये आंसर निकलता है। किसके ज्यादा पास है, यहाँ पे 800 के ज्यादा पास है। तो ठीक है, आपका निकटतम सैकड़ा मान यहाँ पे 800 होगा। देखते हैं हमारे अगले सवाल को। बड़ा ही सिंपल सवाल है। 4 सत्ते 28 में से 1 गया, कितना होगा, 27। 27/7 आपका हो गया। सही बटे के रूप में लिखना है तो इसको भाग कर दीजिए आप। तो 7 चौके 28 होता है, नहीं जाएगा, 7 तिया 21, 21 और 6 27/7, ये आपका हो गया। ठीक है, यानी कि आपका जो विकल्प सी है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। 4 अंकों वाली बृहत्तम न्यूनतम संख्याओं का योगफल, यानी कि 4 अंकों की आपकी जो बृहत्तम यानी बड़ी संख्या सबसे, और फिर न्यूनतम यानी सबसे छोटी संख्या, उनका योगफल कितना होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी तो आपकी ये वाली होती है 9999 और सबसे छोटी होती है आपकी 1000। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 9 और 9 और 9 और यहाँ पे आपका 10 यानी 10 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर जो सही होगा विकल्प सी आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए विकल्प सी में ये आपका आंसर मिल रहा है। अब देखते हैं हमारे अगले सवाल को। शुरू में तापक्रम आपका 18 सेल्सियस बढ़ता है, कोई भी ताप है वो शुरू में 18 सेल्सियस बढ़ रहा है, फिर क्या हुआ, 23 डिग्री घट गया। तो देखिए दोस्तों, पहले 18 बढ़ा और 23 घटा, यानी टोटल यहाँ पे हमारा 5 डिग्री माइनस हो गया। यही तो हुआ ना, पहले 18 बढ़ा और फिर 23 घटा, तो टोटल आपका 5 डिग्री तो माइनस हुआ है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 हो तो आप बताएंगे अंतिम तापमान कितना होगा। तो पहले 27 था, 27 बढ़ा 18 ये, और आपका घटा कितना, फिर 23, तो टोटल जो फर्क पड़ा वो -5, यानी कि आपका 27 में से 5 कम हो गया। कितना बचा, आपका 22। ठीक है, यानी आपका जो विकल्प यहाँ पे ए है वह करेक्ट है। विकल्प ए आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, विकल्प ए 22 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों, हमारे इस सवाल को भी देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है मान निकालिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मान कैसे निकालेंगे हम, सिंपल सा है, सबको गुणा कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ गुणा में माइनस जो है वो आएगा, ये देखिए कैसे देखते हैं हम, माइनस और माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस और माइनस माइनस हो गया, फिर आपका माइनस और माइनस प्लस हो गया। कैसे कर रहा हूं मैं, ये आपको मैं बता देता हूं कि जब भी आप माइनस को गुणा करते हैं सम बार, यानी कि इवन टाइम्स, यानी माइनस इंटू माइनस, तो आपका हो जाता है प्लस। ठीक है, अगर हम फिर से एक माइनस का गुणा कर दें इसमें तो ये हो जाएगा माइनस, यानी माइनस को जब भी आप सम बार गुणा करेंगे तो आपका प्लस आएगा और विषम बार गुणा करेंगे तो आपका माइनस आएगा। अब देखते हैं हमारे सवाल को। तो पहले तो हम देख लें 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं और पांचों में माइनस लगा है, तो आपका माइनस का गुणा जो है वो विषम बार हो रहा है, यानी आंसर में माइनस तो आना ही है यहां पर हमारा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम गुणा करते हैं, 2 3 6 चौके 24, 24 पंचे आपका होता है 120 और 120 में 6 का गुणा करेंगे तो आपका 720। ये आपका आंसर सही होगा, यानी विकल्प सी आपका करेक्ट है। देखिए दोस्तों, इस सवाल को देखिए अब, 8 किलोग्राम 350 ग्राम, इसको हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ इसको अलग लिखेंगे। इसमें से आपको घटाना है 3 किलोग्राम 178 ग्राम, माइनस कर दीजिए, यहाँ आपका 2 आएगा, यहाँ 4 बचा ऊपर तो आपका 7 और 7 14 होता है, यानी यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे 2 बचा था तो 1 आएगा और यहाँ 5 आ जाएगा।
यानी 5 किलोग्राम और 172 ग्राम। आपका विकल्प जो यहाँ पे ए है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, 5 किलोग्राम और 172 ग्राम। अगला सवाल हमारा है 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे व्यास दिया गया है। फॉर्मूला हमारा परिधि का होता है 2πr, और अगर हम देखें दोस्तों तो 2r यानी r का दुगना यानी त्रिज्या का दुगना आपका होता है व्यास। तो ये फॉर्मूला व्यास के रूप में आपका निकल के आएगा पाई इंटू डी, डी फॉर व्यास, डायमीटर जिसको कहते हैं हम। अब देखिए पाई का मान आपका होता है 22/7 और गुणा में आपका क्या आएगा, डायमीटर आपको दिया गया 3.5। अब इसको काटिए आप तो 7 पंचे 35, 0.5 बार आपका भाग जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम गुणा करेंगे तो 22 का 5 में गुणा करेंगे तो 22 पंचे होता है आपका 110 और एक अंक बाद पीछे से यहाँ पे दशमलव लगेगा तो आपका आएगा 11 सेंटीमीटर। विकल्प बी आपका एकदम करेक्ट है, ये आपका उत्तर होगा। अब देखिए दोस्तों, हम इस सवाल को करते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया इस संक्रिया में आंसर आपको बताना है। तो पहले हम सबसे पहले करते हैं बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व। तो 9 और 7 आपका हो गया 16, डिवाइड बाई 4, गुणा में आपका है 5। तो 4 का अगर हम इसमें भाग करेंगे तो आपका 4 बार जाएगा और गुणा में 5, तो 4 पंचे आपका 20 उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे विकल्प सी जो आपका है एकदम करेक्ट है। देखते हैं हमारे अगले सवाल को। यहाँ पे ये अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भिन्नों में आरोही क्रम में सजाने पर विन्यास है। तो देखिए ये आपको सारी ही एक जैसी भिन्न दी गई हैं सारे ऑप्शंस में, बस इनको सही आरोही क्रम में आपको सेट करना है। तो हम अपना ऑप्शन ए उठाते हैं और उसी से हम चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए हमने यहाँ पे पकड़ा 3/8, 5/6, 2/3 और आपका 5/9। अब देखिए दोस्तों, इनका हम एलसीएम लेते हैं हर का। तो हर का एलसीएम आपका आएगा 72, क्योंकि 9 और 8 का गुणा होता है 72 और 72 3 और 6 इन दोनों से भी कट रहा है। ठीक है, अब 72 अगर इनका एलसीएम आता है तो आपको बड़े ही सिंपल तरीके से हर भिन्न में 72 का गुणा कर देना है और आपको जितना आ रहा है उसी से आरोही क्रम सेट कर लेना है। कैसे दोस्तों, इस प्रकार आपको 72 का गुणा कर देना है। ठीक है, कॉमा आपका 5/6 और गुणा में 72, 2/3 और गुणा में आपका 72 और यहाँ आपका कॉमा लगाइए 5/9 और गुणा में 72। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करें तो 8 9 72। ठीक है दोस्तों, 9 बार गुणा गया। यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे तो 6 है तो आपका 12 6 72, 3 है तो आपका 24 दिया 72। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 9 8 72। अब देखिए इनका आप ऊपर गुणा कर लीजिए, 9 तिया 27 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया और आपका 24 दूनी 48 हो गया और 5 8 40 हो गया। अब इनको आप आरोही क्रम में सेट करेंगे तो देखेंगे आप पहले 27 वाली भिन्न आएगी यानी 3/8 शुरू में आएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है, एक ऑप्शन को छोड़ दें, ये वाला काट दीजिए। उसके बाद देखिए सब में 3/8 स्टार्टिंग में है, फिर आपका 40 वाली भिन्न आएगी यानी सबसे लास्ट वाली 5/9। तो इसके बाद 5/9 केवल सी आपके विकल्प में है, किसमें, सी विकल्प में। तो यही विकल्प आपका सही होगा, बाकी देख लीजिए। उसके बाद 48 वाली भिन्न आएगी यानी 2/3, वो भी इसमें है। फिर लास्ट में आएगी ये 5/6 वाली, ये 60 सबसे बड़ा है ना, ये इसी से तो हमें मिला है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका सी विकल्प एकदम सही है। आरोही क्रम में लिखे हुए यही नंबर है आपके। हमारे लास्ट प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। ये भी बहुत सरल प्रश्न है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए दोस्तों कितना आएगा आपका। एक चीज मैं आपको यहाँ पे नोट करा देता हूँ, बता देता हूँ कि ये जो भिन्न इस प्रकार कोई भी भिन्न अगर लिखी हो सही बटे के रूप में तो इसका मतलब ये होता है कि ये 2 प्लस बीच में लगा हुआ है और ऐसे लिखी हुई है। ये चीज़ आपको जरूर ही याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें हम तब कभी कभी इससे हम शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, वो इसमें आपकी लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 अलग है यहाँ पे, प्लस 1/4, ठीक है, और प्लस 3/4 इस प्रकार लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि देखिए दोनों भिन्नों के इनके हर जो है वो समान है। तो ये आपका हो गया 2 + 4/4, ऊपर 3 और 1 जुड़ गया और 4 1 4, ये आपका बचा 2 और 1 3। ठीक है, यही तो आपका विकल्प डी जो है, यहाँ पे आपको कलर चेंज करके आसानी से बता दे रहा हूँ, विकल्प डी आपका सही है। इसी के साथ हमारे सारे सवाल दोस्तों समाप्त हुए और आज मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल बताए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और अपने साथियों के साथ शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।